हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नकुल सर और आपके डिमांड पे स्टूडेंट ने डिमांड किया सर इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 MCQs को बताइए। तो लेकिए आज का वीडियो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 MCQs का है, जिसमें आपको मैं ऐसे क्वेश्चंस बता रहा हूं MCQs में जो एग्ज़ाम में लगातार पूछे गए हुए हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चंस जो मैंने पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स अलग अलग बोर्ड से अलग अलग ईयर से कलेक्ट किया हूं और आपके सामने पेश कर रहा हूं। ठीक है, लास्ट तक बने रहिएगा, बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो वन बाई वन क्वेश्चन देखते हैं और साथ ही साथ उसका आंसर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज, व्यष्टि अर्थशास्त्र का उदाहरण क्या है। 4 ऑप्शन दे रखा है, थोक कीमत सूचकांक, राष्ट्रीय आय, बाजार कीमत और समग्र मांग, जिसमें राइट आंसर क्या है, बाजार मांग। जो रेड कलर में होगा बेटा ध्यान में रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन में जो रेड कलर का ऑप्शन दे रखा होगा वो राइट आंसर है। ठीक है, ताकि आपको समझ में दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 2, वास्तविक अर्थशास्त्र में वे कथन शामिल होते हैं जिनकी, वास्तविक अर्थशास्त्र में क्या शामिल होता है, इसका कहने का मतलब ये है। तो ऑप्शन पहला है, सत्यता की जांच की जा सकती है, सत्यता की जांच नहीं की जा सकती है, सत्यता की जांच की भी जा सकती है और नहीं भी। तो राइट आंसर जो है ना, वास्तविक अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम सच के बारे में जान सकते हैं, क्या है, क्यों है, कैसे है। ठीक है ना, ये वास्तविक अर्थशास्त्र में होता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, रूपांतरण वक्र का आकार परिवर्तित होता है किसके कारण, अवसर लागत के कारण, कुल लागत के कारण या सीमांत अवसर लागत के कारण, या इनमें से कोई नहीं। देन द राइट आंसर इज सी, सीमांत अवसर लागत के कारण ही रूपांतरण वक्र यानी कि परिवर्ती वक्र का आकार परिवर्तन होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कई बार आपने सुना होगा, इसका आंसर रट्टा भी होगा। राइट आंसर है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, जिसको अर्थशास्त्र के जनक भी कहा जाता है। एडम स्मिथ वो है जिनको जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र के भी जनक कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है। तो आंसर है आर्थिक समस्या मूलतः चुनाव की समस्या का अध्ययन है। ठीक है ना, क्योंकि आर्थिक समस्या के अंतर्गत चुनाव की समस्या, कौन से चुनाव की, इससे आवश्यकता की पूर्ति सीमित संसाधनों के द्वारा कैसे हो, तो सीमित संसाधनों के सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना ही आर्थिक समस्या होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, जब कुल तुष्टिगुण का मतलब समझते हैं, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं TU, अधिकतम होता है तब सीमांत यानी कि MU क्या होगा। दैट मीन्स जब TU सबसे ज़्यादा होता है तब MU होता है 0, दैट मीन्स 0, A। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, सामान्यता उपभोग में वृद्धि होने पर सीमांत उपयोगिता, अगर उपभोग बढ़े तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी, घटती चली जाती है। दैट मीन्स ऑप्शन है बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है। ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे वस्तुओं का उपभोग आप करते चले जाते हैं तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता भी घटती चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, गिफिन वस्तुएं किस प्रकार की होती है। गिफिन वस्तुएं ऐसी वस्तु होती है जिसमें मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो ऐसी वस्तु है सामान्य, निकृष्ट, विशिष्ट, श्रेष्ठ। सामान्य वस्तु जहाँ पर मांग का नियम लागू होता है, और गिफिन है वो निकृष्ट वस्तु होती है, यानी कि निम्न स्तर की वस्तुएं होती हैं, जिसको हम जो है नॉर्मल लैंग्वेज में घटिया वस्तु ये भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 में से एक सही है। मांग का नियम एक मात्रात्मक कथन है, मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है। मांग का नियम होता क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए। मांग का नियम के अंतर्गत मतलब वस्तु की कीमत में अगर परिवर्तन होता है तो मांग में भी परिवर्तन होगा। मतलब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग कम हो जाएगी, वस्तु की कीमत घटती है तो मांग बढ़ जाएगी, लेकिन कितना ये पता नहीं थी। इसका मतलब खाली ये पता है कि कीमत के कारण मांग में परिवर्तन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मांग का नियम केवल एक गुणात्मक कथन होता है। ठीक है, जिसमें किसी प्रकार की मात्रा के बारे में पता नहीं चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, यदि एक वस्तु की मांग पूर्णतः बेरोजगार है तो कीमत बढ़ जाने से वस्तु की मांग क्या होगी। अगर मांग पूर्णतः बेरोजगार है, इसका मतलब ये हुआ एक ऐसी अवस्था जहाँ पर AD = 0 है, तो ये इसलिए है, ऐसी स्थिति में कीमत बढ़ जाने से वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए AD = 0 होता है। दैट मीन्स B। क्वेश्चन नंबर 11, सीमांत उत्पाद वक्र, सीमांत उत्पाद मतलब MP
वक्र कैसा होता है, ध्यान में रखिएगा। एम्फी वक्र पहले ऊपर पड़ता है, फिर स्थिर होता है, फिर नीचे गिरता रहता है, यानी कि विपरीत यू आकार का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, जब कुल उत्पाद यानी कि टीपी इक्वल टू 100 है और परिवर्ती कारक यानी कि क्यू इक्वल टू 4 है, तो औसत उत्पाद कितना हुआ। तो औसत उत्पाद का फार्मूला होता है एपी इक्वल टू टीपी अपॉन क्यू, दैट मीन्स 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 25, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, जब एक परिवर्ती कारक की अधिक से अधिक इकाइयां स्थिर कारक के साथ संयोजित होती है तो संबंधित नियम को क्या कहा जाता है। मतलब कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं, कुछ स्थिर होते हैं, स्थिर साथ मिलके जो है परिवर्ती कारक जो उत्पादन प्रक्रिया संपन्न करते हैं, तो इस नियम को हम बोलते हैं परिवर्ती अनुपात का नियम, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सा परिवर्ती अनुपात के नियम के लागू होने का कारण है। ठीक है, कई कारकों का स्थिर होना, कई कारकों के दूसरों की तुलना में कुशल होना, कारकों का विशिष्टीकरण, इनमें से कोई नहीं। ध्यान में रखिएगा, परिवर्ती अनुपात के नियम में कई कारक स्थिर होते हैं, कुछ कारक परिवर्तनशील होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 15, अल्पकालीन उत्पादन फलन संबंधित है किससे। अल्पकालीन उत्पादन फलन का संबंध हमेशा ध्यान में रखिएगा परिवर्ती अनुपात के नियम से होता है, क्योंकि पैमाने के प्रतिफल का नियम दीर्घकालीन अवधारणा है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसे उत्पादन की स्थिर लागत में सम्मिलित किया जाता है। उत्पादन की स्थिर मतलब समझते हैं ना, जिसमें उत्पादन के बढ़ने और घटने में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। कच्चे माल की कीमत, अस्थायी श्रमिकों की मजदूरी और फैक्ट्री भवन का किराया। तो आपको ये बताना है कि इनमें से उत्पादन की स्थिर लागत में किसे शामिल किया जाता है। तो ये गलत है, डी ऑप्शन नंबर सी इज राइट। कच्चे माल की कीमत उत्पादन के साथ बढ़ता करता है, यानी कि ये जो डी रेड कलर में दे रखा है ये मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। फैक्ट्री भवन का किराया, आपका फैक्ट्री है, आप प्रोडक्शन कम हो या बड़ा है उसका किराया देना ही देना पड़ेगा, जबकि अस्थायी श्रमिक की मजदूरी उत्पादन के कम होने से मजदूरी कम हो जाएगी, उत्पादन के बढ़ने से मजदूरी बढ़ जाएगी। दैट मीन्स सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17, उत्पादन फलन को व्यक्त करता है, इसमें से कौन सा उत्पादन फलन को व्यक्त करता है। उत्पादन फलन उत्पादन की मात्रा और उत्पादन के साधनों के बीच के संबंध को व्यक्त करता है, जिसमें से ऑप्शन नंबर बी राइट है, क्योंकि ए बी सी डी उत्पादन के साधनों की बात करता है, जबकि क्यूएक्स जो होता है वो उत्पादन की मात्रा की बात करता है, दैट मीन्स आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 18, मौद्रिक लागत की निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है। मौद्रिक लागत में सामान्य लाभ, व्यक्त लागतें जिसको स्पष्ट लागतें भी क्या बोलते हैं, अव्यक्त लागतें जिसे अस्पष्ट लागतें भी कहते हैं, तीनों ही शामिल होता है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में सही अंकित कीजिए, इन चारों में से एक ऑप्शन सही है और सही फार्मूला देना है टीवीसी इक्वल टू टीसी माइनस टीएफसी। टीवीसी मतलब कुल परिवर्ती लागत को कुल लागत में से कुल स्थिर लागत को माइनस करने से घटाने से प्राप्त होता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 20, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है। आर्थिक लागत, राइट आंसर इज ए। 21, उत्पादन में साधन क्या है। उत्पादन के जो साधन है तीनों है, भूमि भी है, श्रम भी है, पूंजी भी है, दैट मीन्स डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 22, जब वस्तु की बेची गई प्रति इकाई की कीमत समान होती है तो औसत आय क्या होती है। ध्यान में रखिएगा, जब प्रत्येक इकाई की कीमत समान होती है दैट मीन्स एयर इज इक्वल टू ऑलवेज प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दैट मीन्स बी कीमत के समान होती है। क्वेश्चन नंबर 23, आगम से तात्पर्य है क्या। वस्तु की बिक्री से प्राप्त होने वाली आय को आगम कहते हैं, जितनी क्वांटिटी है बेच दिया, मिलने से जो भी मिला बेचने से वो आपका आगम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत किसी फर्म की सीमांत आगम कैसी होती है। तो ध्यान में रखिएगा, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत सीमांत आगम और औसत आगम दोनों ही बराबर होते हैं, दैट मीन्स AR and MR is always equal in perfect competition market। क्वेश्चन नंबर 25, औसत लागत वक्र अंग्रेजी वर्णमाला के निम्नलिखित अक्षर होते हैं, कौन सा अक्षर होता है औसत लागत, दैट मीन्स AC कैसा होता है, AC पहले कम होता है फिर बढ़ता चला जाता है, कौन सा आकार है ये U, दैट मीन्स A। क्वेश्चन नंबर 26, जब फर्म केवल परिवर्ती लागत ही निकाल पाती है
तो ऐसा कब होता है? जब केवल परिवर्तनीय लागत होती है, अधिक लाभ नहीं होता है, ठीक है ना। तो ऐसे बिंदु को हम क्या बोलते हैं? समविच्छेद बिंदु बोलते हैं, ए नंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, कुल संप्राप्ति दैट इज टी आर और कुल लागत दैट इज टी सी के बीच अंतर तब अधिकतम होता है जब, इसका मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर टी आर और टी सी के बीच में जो गैप होता है सबसे अधिक होता है। वो स्थिति तब होती है जब एम आर और एम सी आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 28, पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक संतुलन की अवस्था तब प्राप्त करता है जब, कब होता है? ऑप्शन नंबर सी है, जब ए आर यानी कि औसत आगम, सीमांत आगम और सीमांत लागत तीनों ही बराबर होते हैं और एम सी बढ़ती हुई रहती है। मतलब एक ऐसी स्थिति ध्यान रखिएगा, ये वाली स्थिति होती है। ये हो गया हमारा ए आर और एम आर दोनों बराबर होते हैं और एम सी वक्र इस तरह से ऊपर की ओर चढ़ती हुई होती है, ठीक है ना। ये होता है एम सी वक्र। इस पॉइंट को हम उत्पादक संतुलन का बिंदु बोलते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 29, जब वस्तु की कीमत में 15% की वृद्धि होती है और पूर्ति की मात्रा में 10% की वृद्धि होती है, इसका मतलब ये हुआ कि चेंज इन इस प्राइस इज ग्रेटर देन चेंज इन क्वांटिटी। जब कीमत में होने वाले परिवर्तन की तुलना में पूर्ति में कम परिवर्तन होता है, ऐसी स्थिति को हम बेलोजदार पूर्ति की स्थिति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पूर्ति और स्टॉक में अंतर होता है, बिल्कुल अंतर होता है, सही है। आगे देख, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बट हमें सारे ऑप्शन पढ़ने हैं। यहाँ पर तो मैंने पहले ही मार्क कर दिया कि राइट आंसर, लेकिन एग्जाम में आपको खुद आंसर देना है, देन आपको पता होना चाहिए। लास्ट तक देखते रहिए, इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते चले जाएंगे। शेयर करके रखिए और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने चैनल को अभी तक तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। क्वेश्चन नंबर 31, पूर्ति के नियम के अनुसार क्या होता है? पूर्ति का नियम, पूर्ति के नियम के अनुसार ध्यान में ये रखना है कि पूर्ति और कीमत के बीच धनात्मक संबंध होता है। मतलब कीमत में वृद्धि होने से पूर्ति में भी वृद्धि होगी, कीमत में कमी होने से पूर्ति में भी कमी होगी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 32, एक फर्म दीर्घकाल में भी असामान्य लाभ अर्जित कर सकती है किस बाजार में? आपके सामने 3 बाजार दे रखा है, राइट आंसर होगा एकाधिकार की स्थिति में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में उद्योग में सभी फर्मों की वस्तुएं कैसी होती हैं? पूर्ण प्रतियोगिता में समरूप वस्तुएं होती हैं, मतलब एक ऐसी वस्तु होती है कि किसी से भी परचेज कर लो आप, उसकी गुणवत्ता, उसकी यूटिलिटी सेम रहती है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन होगा, एक दूसरे के पूर्ण प्रतिस्थापक होती है। मतलब एक की जगह आराम से दूसरे को बेझिझक, बिना रोक टोक के, बिना संकोच के यूज़ किया जा सकता है। 34, एक ही वस्तु के लिए विभिन्न विक्रेताओं के से भिन्न भिन्न कीमतें वसूल करना क्या कहलाता है? ठीक है, वस्तु एक ही है, क्रेता अलग अलग है और उससे वसूली जाने वाली कीमत भी अलग अलग है, तो उसको स्थिति को बोलते हैं कीमत विभेद होना, ठीक है ना। अलग अलग कीमत का वसूला जाना कीमत विभेद की स्थिति बोलते हैं। और ये बेसिकली कीमत विभेद की स्थिति प्रचलित होती है ना, ध्यान में रखिएगा, एकाधिकार बाजार में। उपभोक्ता की संख्या में कमी होने के कारण, अगर बाजार में उपभोक्ताओं की संख्या में कमी हो जाए तो मांग में कमी हो जाएगी, और अगर मांग में कमी हो जाती है तो जाहिर सी बात है संतुलित कीमत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 36, जब मांग और पूर्ति दोनों वक्रों में खिसकाव समानुपात में हो और मांग और पूर्ति में वृद्धि व्यक्त करता है तब क्या होता है? देखिए, ये है मांग और ये पूर्ति, दोनों में एक समान मात्रा में वृद्धि होने की, ये जो है पहले ये वाला पॉइंट था, अब ये वाला पॉइंट है। इसका मतलब किस में वृद्धि हो रही है? केवल संतुलन मात्रा में वृद्धि हो रही है, कीमत अपनी जगह पर स्थिर है। ऑप्शन नंबर डी, संतुलन कीमत अपरिवर्तित रहती है जबकि संतुलन मात्रा में वृद्धि होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, सरकार द्वारा किसानों को उनके उत्पादन की खरीद के लिए प्रदान की जाने वाली सुनिश्चित न्यूनतम कीमत को क्या कहते हैं? समर्थन मूल्य कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, दैट इज एमएसपी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, पी एक्स इक्वल टू ₹5, एक्स के लिए मांग 30 इकाइयाँ है और एक्स की पूर्ति 20 इकाई है। इसका मतलब मांग 30 है और पूर्ति 20 है,
यानी कि मांग ज़्यादा है पूर्ति कम है, तो इस स्थिति को बोलते हैं अतिरिक्त मांग की स्थिति। ऐसी स्थिति अर्थव्यवस्था में जब पूर्ति की तुलना में मांग अधिक हो, अतिरिक्त मांग की स्थिति बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39, जब अधिकतम कीमत संतुलन कीमत से कम निर्धारित हो जाती है तो उच्चतम कीमत के कारण क्या होगा? अतिरिक्त पूर्ति होगी, क्योंकि ऐसी स्थिति में जो है क्या, अधिकतम कीमत संतुलन कीमत से कम निर्धारित होती है, कीमत कम हो जाती है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना, अधिक पूर्ति की स्थिति होगी। क्वेश्चन नंबर 40, पूर्ण प्रतियोगिता में एक वस्तु की संतुलित कीमत निर्धारित होती है किसके द्वारा? संतुलन कीमत के निर्धारण वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति दोनों से होती है। ऑप्शन नंबर सी। मांग में बिना परिवर्तन किए यदि पूर्ति घटा दी जाए तो इस स्थिति का संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव होगा? अगर पूर्ति कम हो जाती है, इसका मतलब ये हुआ पूर्ति की तुलना में मांग अधिक होगी। जैसी मांग अधिक होती है वस्तु की कीमतें बढ़ने लगती है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी, कीमतें बढ़ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है? किसके अनुसार, किसने कहा? दैट इज राइट आंसर इज मार्शल। मार्शल के अनुसार वस्तु की कीमत का निर्धारण किसके द्वारा होता है? उसकी मांग और पूर्ति के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 43, एक बाजार अर्थव्यवस्था अवस्था बोला जिससे सॉरी एक बाजार अवस्था जिसमें केवल दो ही उत्पादक होते हैं, यानी कि दो ही विक्रेता होते हैं, दो ही फर्में होती हैं, ऐसी बाजार अर्थव्यवस्था को या बाजार स्थिति को क्या कहते हैं? द राइट आंसर इज द्विधिकार, दो का अधिकार होना। क्वेश्चन नंबर 44, अल्पाधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? अगर अल्पाधिकार की बात करें, एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर फर्मों की संख्या, बड़ी फर्मों की छोटी संख्या, क्रेताओं के महत्वपूर्ण ज्ञान, कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत है, मतलब बताना है। दैट इज वी, क्योंकि एकाधिकार हो, अल्पाधिकार हो, एकाधिकारी प्रतियोगिता हो, विक्रेता को या क्रेता को उसके बारे में संपूर्ण ज्ञान नहीं होता है। दैट मीन ऑप्शन नंबर बी। एक फर्म केवल कम कीमत पर ही वस्तु की अधिक मात्रा बेच सकती है। अब इस कथन को किस बाजार से संबंधित करेंगे? कीमतें कम होंगी तो अधिक मात्रा बिकेंगी, कीमतें कम हो तो कम बिकेंगी, इसका मतलब ये एकाधिकार में, क्योंकि एकाधिकार में कीमतों का निर्धारण एकाधिकार खुद करता है। लेकिन ध्यान में रखना होता है कि अगर वो बिक्री बढ़ाना चाहता है तो वस्तु की कीमत को कम रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 43, एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार की कौन सी विशेषता एकाधिकार बाजार के साथ मेल खाती है? मतलब एक ऐसी विशेषता जो एकाधिकारी प्रतियोगिता में भी हो और एकाधिकार में पाया जाए। तो दैट राइट आंसर इज मांग वक्र का ढलान नीचे की ओर होना, कि दोनों स्थिति में जो मांग वक्र होता है वो इस तरह से बनता है, नीचे की ओर। समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताओं की बात करें तो ऑप्शन में समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, सामान्य कीमत स्तर आदि का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित नीतियों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक चर समष्टि अर्थशास्त्र विषय सामग्री की महत्वपूर्ण भाग है। मतलब ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था है, सॉरी ऐसा अर्थशास्त्र जिसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जब ए बी सी तीनों ही अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 48, मूल्यह्रास आरक्षित कोष की आवश्यकता कब होती है? पुनः स्थापन के लिए, मतलब कोई मशीन खराब हो जाए, उसकी जगह नई मशीन लाना है, तो किसका प्रयोग करोगे? जो आपने ऑलरेडी रिजर्व बना रखा है। 49, परिवारों द्वारा फर्मों को कारक सेवा प्रदान किए जाने पर होता है, क्या होता है उसको? परिवारों का फर्मों के साथ एक्सचेंज कर लेना, ठीक है, किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का या फिर साधनों का, उसको बोलते हैं वास्तविक प्रवाह, इंग्लिश में बोलते हैं रियल प्रवाह, रियल फ्लो। एक अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान सभी वस्तुएं और सेवाओं का उपभोग क्या कहलाता है? अगर सभी वस्तु और सेवा का उपभोग कर लिया जाए तो उसको बोलते हैं समग्र उपभोग। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट है तो जरूर पूछिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, शुद्ध पूंजी निर्माण के कारण क्या होता है?
ऑप्शन दे रखा है, उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है, मूल्य ह्रास में वृद्धि होती है, लाभ में वृद्धि होती है, लागत में वृद्धि होती है। द राइट आंसर इज उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी, क्योंकि पूंजी निर्माण जो है उत्पादन को बढ़ाने के लिए ही किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन सी अर्ध टिकाऊ वस्तु है? ऐसी वस्तु जो अर्ध टिकाऊ, जिसका टाइम लंबे समय तक नहीं होता, दैट इज कपड़े। कपड़े अर्ध टिकाऊ वस्तु होती हैं। वे वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? मानवीय रूप को आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करने वाली वस्तु को बोलते हैं उपभोक्ता वस्तुएं। चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रभाव में संतुलन के लिए शर्त निम्नलिखित में से कौन सी है? चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, जिसमें अर्थव्यवस्था के चार प्रमुख क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से? परिवार मतलब सी, उत्पादक मतलब आई, सरकार मतलब जी, और शेष विश्व यानी कि एक्स माइनस एम, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, प्राथमिकता क्षेत्र यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर में शामिल होता है किसको? मतलब अर्थव्यवस्था में किस सेक्टर को प्रायोरिटी दी जाती है? कृषि, खुदरा व्यापार, लघु उद्योग, इनमें से सभी। तो कृषि, खुदरा व्यापार और लघु उद्योग ये तीनों ही प्रायोरिटी सेक्टर होते हैं, जिसको सरकार के द्वारा विशेष प्रायोरिटी दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 56, करों में वृद्धि के कारण वस्तु की कीमत में वृद्धि को NNP-MP के अनुमान में उपयुक्त समझा जाता है। क्यों? जब हम बाजार कीमत पर राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तब करों में वृद्धि जो होता है वस्तु की कीमत को वृद्धि करती है और उसके लिए सही माना जाता है। क्यों? कर एक अनिवार्य भुगतान है, इसलिए कर हस्तांतरण भुगतान है, कर परिवारों को आय में से दिया जाता है, या फिर करों के कारण वस्तु की बाजार मूल्य में वृद्धि होती है, जिन्हें अन्यथा कम कीमत पर बेचा जाएगा। अगर कर नहीं लगाया गया था बाजार कीमतें कम होंगी। इसी कारण क्योंकि बाजार कीमतों पर हमें कैलकुलेट करना है तो बाजार कीमत का बढ़ना सही समझा जाता है। और क्या ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन जीडीपी को कल्याण का एक अनुपयुक्त सूचकांक बनाता है? किसके कारण जीडीपी जो है कल्याण यानी कि वेलफेयर के लिए सही नहीं है? जीडीपी में गैर मौद्रिक लेन देन नहीं होते हैं, जीडीपी में बाह्यता शामिल नहीं होती है, जीडीपी का वितरण और रचना जो है कल्याण के हिसाब से सही नहीं है, यानी कि उपरोक्त सभी ऊपर तीनों ही के कारण से जीडीपी कल्याण का एक सही सूचकांक नहीं है। 58, एक लेखांकन वर्ष के दौरान किसी देश की घरेलू सीमा में उत्पादन, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं जिसमें मूल्यह्रास भी शामिल होता है कि बाजार मूल्य को क्या कहते हैं? ऑब्वियसली बाजार कीमत पर जीडीपी यानी कि जीडीपी एमपी, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 59, घरेलू उत्पाद बराबर है किसके? घरेलू उत्पाद बराबर है राष्ट्रीय आय में से विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधारण आय को माइनस कर देंगे तो वो घरेलू उत्पाद के बराबर बनता है। ऑप्शन नंबर बी। 60, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय जिसको जो है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के नाम से जानते हैं, PDI। ठीक है ना? क्या होता है उसका फार्मूला? तो व्यक्तिगत आय में से व्यक्तिगत करों को या फिर दूसरे जो चीज़ें हैं जो सरकार को देना होता है भुगतानों को माइनस करने से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बन रहा है इसका। दैट इज व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष व्यक्तिगत कर माइनस सरकारी प्रशासनिक विभागों द्वारा विभिन्न प्राप्तियां माइनस कर देंगे तो बचेगा, उधर ही आप खर्च कर सकते हैं। 61, निम्नलिखित में से किसके कारण लागत प्राप्त होती है? कारक लागत प्राप्त होती है, साधन लागत प्राप्त होती है, FC इसको बोलते हैं। बाजार कीमत में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे तब वह कारक लागत की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सामान्य निवासी का उदाहरण है? मतलब वो जो भारत का निवासी है, भारत में स्थित विश्व संगठन में काम करने वाला विदेशी मजदूर, भाई विदेशी मजदूर ऑलरेडी विदेशी, भारत का नहीं होगा। भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यालय में काम करने वाले जर्मन निर्देशक, वो जर्मन के होंगे, भारत के नहीं होंगे। और भारत में शेष विश्व का दूत वो अलग अलग देशों का होगा। दैट मीन्स राइट आंसर इज डी, शेष भारत में भारत का राजदूत, भले ही विदेशों में काम करो लेकिन है तो भारत का, भारत की तरफ से काम कर रहा है, भारत के लिए काम कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 63, भारत में राष्ट्रीय आय को मापने की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर है भारत में जो है उत्पादन और आय विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। 64, राष्ट्रीय आय एक मापक है किस चीज का? देश की कुल निर्यात का, देश की कुल आयात का, देश की कुल उत्पाद की, देश की कुल सरकारी आय की। दैट में आपको 3 विधि होती है राष्ट्रीय आय मापन की, उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि, जिसमें से उत्पाद विधि इसमें सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सही। क्वेश्चन नंबर 65, प्राचलन अधिशेष इक्वल टू क्या होता है? प्राचलन अधिशेष किसी भी उत्पादक की लगान यानी कि किराया, लाभ और ब्याज का सम टोटल होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 66,
निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम व्यय का एक भाग नहीं है? मतलब अंतिम व्यय का भाग नहीं, जो अंतिम व्यय नहीं, सरकार द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तु है, शेष विश्व को निर्यात की गई उपभोक्ता वस्तुएं, किसानों द्वारा खरीदे गए बीज, सरकारी स्थिर निवेश आय। ठीक है ना, ऐसा कौन सा है जो अंतिम व्यय का भाग नहीं? अंतिम व्यय जो नहीं है वो ध्यान में रखना पड़ेगा यहाँ पर। तो ध्यान यहाँ पर ये है ना, ये गलत है बेटा, ध्यान में रखिएगा। ये सरकार द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तु, ये तो अंतिम वस्तु है। ठीक है ना, तो ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो निम्नलिखित से कौन सा अंतिम व्यय का जो अंतिम व्यय नहीं है, क्योंकि सरकार द्वारा खरीदी गई ये अंतिम व्यय होगा, तो राइट आंसर है किसानों द्वारा खरीदे गए बीज। ये राइट आंसर है। क्यों? सरकार किसान बीज खरीदता है, बीज से फिर पौधे बनते हैं, फसल उगता है, वो अंतिम वस्तु होगी। ठीक है ना, ये जो है ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ए इज रॉन्ग। ध्यान में रखिएगा, ये मिसप्रिंट हुआ है टाइपिंग से, तो आई एम सॉरी फॉर दिस। दैट इज राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 66, सेवाओं के 100 लेखा उत्पादन को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि सेवाओं के 100 लेखा उत्पादन को, 100 लेखा मतलब होता है आप अपनी सेवा का स्वयं भुगतान कर रहे हैं या अपनी सेवा का जो है क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं उत्पादन प्रक्रिया में, तो उसका प्रयोग राष्ट्रीय आय में क्यों शामिल नहीं किया जाता? क्योंकि ऐसी सेवाओं के बाजार मूल्य को मापनी कठिनाई होती है, क्योंकि ऐसी सेवाओं का बाजार मूल्य कैसे मापा जा सकता है, तो ये नहीं शामिल किया जाता 100 लेखा उत्पादन का मूल्य। दोहरी गणना के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय का क्या होता है? राष्ट्रीय आय पर प्रभाव। दोहरी गणना मतलब एक से ज़्यादा पर गणना, तो जाहिर सी बात है इसमें दोहरी गणना से राष्ट्रीय आय का अत्यधिक अनुमान लग जाता है। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि यह एक हस्तांतरण भुगतान है? इसमें से कौन सा हस्तांतरण भुगतान है? तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन, विदेशों में बसे अपने माता पिता द्वारा जन्मदिन के उपहार के रूप में भेजे गए चेक की प्राप्ति। विदेशों में आपके मम्मी पापा बैठे हुए, आपका बर्थडे आया, वहाँ से गिफ्ट भेज दिया, तो गिफ्ट भेजेगा, तो ये तो हस्तांतरण भुगतान है ना। तो ऐसी चीज़ों को, अनिवासी भारतीयों द्वारा अर्जित मजदूरी को भारत में अपने माता पिता को भेजना, घरेलू उत्पादन पर उत्पादन मूल्य, घरेलू उत्पादन लगा हुआ उत्पादन मूल्य, तो यहाँ पर जो है ना ऑप्शन नंबर ए क्या हस्तांतरण भुगतान है, यानी कि ये सही आंसर है। 70, यदि किसी देश में एक ही समय पर अच्छी और बुरी मुद्रा का चलन है, तब बुरी मुद्रा की प्रवृत्ति अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर करने की होती है, ये किसने कहा? तो राइट आंसर इज प्रोफेसर कीन्स। ये स्टेटमेंट प्रोफेसर कीन्स का है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कौन सा सही है, यानी कि 3 गलत है और 1 सही है। तो बी ऑप्शन देखिए, मुद्रा एक अच्छा सेवक है किंतु खराब स्वामी है। मुद्रा आपके पास है, आप सही का यूज़ कर, अच्छी बात है, लेकिन मुद्रा के कारण अगर आप कंट्रोल होते हैं तो वो खराब है, यानी कि मुद्रा सेवक सही है लेकिन स्वामी गलत। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा मुद्रा का प्रमुख कार्य नहीं है? देखिए विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, ये तो प्रमुख कार्य है, मूल्य का संचय ये सेकेंडरी काम है, तीनों ही मुद्रा के कार्य। दैट मीन्स राइट आंसर इज सामाजिक आय का वितरण, जो मुद्रा का कार्य नहीं है। 73, भारत में नोटों का निर्गमन का एकाधिकार किस बैंक को है? भारतीय रिजर्व बैंक को, ऑब्वियसली, ये तो आपको हर किसी को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 74, कीन्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य मुद्रा की तरलता पसंदगी का नहीं है? तो कीन्स के अनुसार मुद्रा का प्रयोग जो है सट्टा उद्देश्य के हेतु नहीं होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, अधिकतम साख जो वाणिज्यिक बैंक कानूनी तौर पर सृजित कर सकता है किस पर आधारित होता है? प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक जो साख का सृजन कर सकता है वो आधारित होता है नगद आरक्षित अनुपात पर, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं CRR बेस पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 76, चेक जमाएं बेजमाएं होती हैं जिसके बदले में किसी भी समय चेक जारी किया जा सकता है। तो वही तो चेक जमाएं होंगी, जैसे बैंक में आप पैसा जमा करते हैं, आपको चेक मिलता है, मतलब आप चेक इशू करके कभी उस पैसे को निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक है जो देश की संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है। बिल्कुल सही है। करेंसी जारी करता है, ये भी सही है। सरकार के बैंक का कार्य करता है, ये भी सही है। तीनों ही सही है। राइट आंसर इस उपरोक्त सभी। वैधानिक तरलता अनुपात के अनुसार वाणिज्यिक बैंकों को अपनी तरल संपत्तियों को, वैधानिक तरलता अनुपात को मैं समझा दूं, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं SLR। क्या होता है? इसके अंतर्गत प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत किसी भी रूप में, चाहे वो नगद हो या फिर सोने के रूप में हो या बॉन्ड के रूप में, अपने खुद के पास जमा रखना पड़ता है। तो ऐसा इसका डेफिनेशन है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर A, B और C तीनों सही है। दैट इज ऑप्शन नंबर D इज
राइट। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति के साख नियंत्रण का एक मात्रात्मक उपाय नहीं है? जिससे मात्रात्मक उत्पाद और कितने होते हैं? 6। उसमें से कौन सा नहीं है? नैतिक प्रभाव जो है गुणात्मक उपाय होता है, दैट इज सी। क्वेश्चन नंबर 80, यदि मुद्रास्फीति को रोकना है तो आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई सीआरआर और एसएलआर दोनों को बढ़ाएगी। ऑप्शन नंबर सी। उपभोग फलन फलनात्मक संबंध है आय और उपभोग का। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से एक खुली अर्थव्यवस्था में समग्र मांग को दर्शाता है। समग्र मांग एडी इक्वल टू क्या होता है? निजी उपभोग व्यय प्लस निजी निवेश व्यय प्लस सरकारी व्यय प्लस शुद्ध निर्यात, दैट इज डी इज राइट आंसर। यदि समस्त अतिरिक्त आय अतिरिक्त उपभोग में परिवर्तित होती है तो गुणक का मूल कितना होगा? आपसे कहा गया है कि जितना ही y इक्वल टू सी हो जाए, तो इसका मतलब s इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। जब s इक्वल टू 0 होगा तो k इक्वल टू क्या होता है? 1/mps और k इक्वल टू 1/0। 0 से किसी भी चीज़ को डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा? इन्फिनेटिव, दैट इज डी। क्वेश्चन नंबर 84, यदि समग्र मांग में वृद्धि होती है, समग्र पूर्ति में केवल तब वृद्धि होती है जब अतिरिक्त क्षमता होती है उत्पादन की, विद्यमान संसाधनों का अल्प प्रयोग होता है, विद्यमान संसाधनों का अत्यधिक प्रयोग होता है। गलत। ए और बी, पूर्ति में तभी वृद्धि होती है जब पूर्ति अतिरिक्त क्षमता होती है, अदरवाइज नहीं होगी। दैट इज ऑप्शन नंबर ए और बी बोथ। क्वेश्चन नंबर 85, केन्स यानी केन्स एक ही चीज़ है, अलग नाम नहीं है, एक ही व्यक्ति है। केन्स कहीं केन्स लिखा रहता है, कहीं कीन्स लिखा रहता है, ने उत्पादन के संतुलन स्तर की चर्चा की है। किस आधार पर? स्वायत्त निवेश की अवधारणा का प्रयोग करके, प्रेरित निवेश की अवधारणा का प्रयोग करके। तो उन्होंने स्वायत्त निवेश की अवधारणा का प्रयोग किया। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 86, आधी तथा न्यून मुद्रा की स्थितियों को ठीक करने के लिए सरकार की आय और व्यय नीति को क्या कहते हैं? सरकार की नीति को बोलते हैं राजकोषीय नीति और केंद्रीय बैंक की नीति को बोलते हैं मौद्रिक नीति। राइट ऑप्शन इज बी, राजकोषीय नीति, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है फिस्कल पॉलिसी। 87, स्फीति के अंतराल को ठीक करने के लिए राजकोषीय नीति के निम्नलिखित में से कौन से उपाय अपनाए जाने चाहिए? स्फीति अंतराल को ठीक करने के लिए राजकोषीय नीति के अंतर्गत, इसमें मतलब जब महंगाई बढ़ रही हो, जब महंगाई बढ़ती है तो करों में वृद्धि की जाती है, सार्वजनिक व्ययों में कमी की जाती है, सरकारी ऋण में वृद्धि की जाती है, दैट इज उपरोक्त सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, प्राकृतिक बेरोजगारी उत्पन्न होती है किसके कारण? उत्पादन कारों के अभाव के कारण, तकनीक में परिवर्तन पर समायोजन करने के लगने वाले समय के कारण, एक नौकरी से दूसरी नौकरी में हस्तांतरण होने में लगने वाले समय के कारण। ठीक है, आपको बताना है इसमें द राइट आंसर इज डी, ए और बी, इसमें दोनों ऊपर वाले, क्योंकि एक नौकरी से दूसरे नौकरी से हस्तांतरण का मतलब आप खुद छोड़ के जा रहे, तो प्राकृतिक बेरोजगारी नहीं होगी, वो ऐच्छिक बेरोजगारी होगी। ऑप्शन नंबर ए और बी इज राइट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, यदि समग्र मांग एडी के स्तर में वृद्धि करनी है तो, जिसका अर्थ है एडी वो ऊपर की सकता, तो क्या करना पड़ेगा? स्वायत्त निवेश की वृद्धि होनी चाहिए, स्वायत्त उपभोग व्यय में वृद्धि होनी चाहिए, दोनों। अगर निवेश व्यय और उपभोग व्यय बढ़ेगा तभी एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये कई बार मैं बता चुका हूँ, आपके बुक में भी आ चुका है, आपके टीचर ने भी बताया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज जे.एम. कीन्स इज राइट आंसर। सरकार बजट के माध्यम से निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों की पूर्ति करने का प्रयास करती है? तो सरकार बजट के माध्यम से देश का आर्थिक विकास में वृद्धि को प्रोत्साहन करती है, संतुलित क्षेत्रीय विकास का भी होता है, आय एवं संपत्ति का पुनर्वितरण होता है, उपरोक्त सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, बजट संतुलन में तब होता है जब कुल व्यय और कुल प्राप्तियां आपस में क्या हो? बराबर हो जाए, दैट इज, इसको हम यही कह सकते हैं, जब एडी और एएस आपस में इक्वल है, उस बजट की प्राप्ति यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर व्हेन इक्वल टू द टोटल रिसिप्ट्स इज नोन एज बजट इक्विलिब्रियम। ओके। क्वेश्चन नंबर 93, यदि प्राथमिक घाटा 3500 और ब्याज का भुगतान 500 है तो राजकोषीय घाटा क्या होगा? देखिए, प्राथमिक घाटा और ब्याज भुगतान का टोटल राजकोषीय घाटा होता है, तो 3500 और 500 को जोड़ देंगे तो आएगा 4000। कौन सा ऑप्शन है? बी। व्यय कर जो उत्पादन की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाली मूल्य वृद्धि पर लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? मूल्य वृद्धि कर कहते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी।
भारत सरकार के बजट में निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व व्यय का एक भाग है? राजस्व व्यय का भाग ऐसा व्यय जिससे देश की संपत्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लायबिलिटी भी का पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ब्याज का भुगतान, सुरक्षा के लिए खरीदी गई वस्तुएं, सरकार का वेतन बिल, ये तीनों ही राजस्व व्यय का ही भाग है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 96, संतुलन विनिमय दर प्राप्त होती है। संतुलन विनिमय दर तब प्राप्त होती है जब विदेशी विनिमय की पूर्ति और विदेशी विनिमय का मांग दोनों बराबर हो जाए। ऑप्शन नंबर सी। जब प्रबंधित तरलता के कारण विनिमय दर बढ़ती है तो उसे क्या कहते हैं? जब विनिमय दर बढ़ती है तो इसका मतलब देश की घरेलू मुद्रा का वैल्यू कम होता है, जिसे हम अवमूल्यन के नाम से जानते हैं, दैट इज ए। किस प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न देशों की प्रचलित विभिन्न करेंसियों के बीच समता की एक साझी इकाई स्वर्ण को माना जाता है, दैट इज विनिमय की स्वर्णमान प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 99, जब भुगतान शेष संतुलन में होता है तब क्या होता है? तब ध्यान में रखिएगा, चालू खाता और पूंजी खाता दोनों का टोटल जो होता है शून्य हो जाता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम हो जाता है। स्वायत्त मदे उन सौदों से संबंधित होती है जिनका, स्वायत्त मदे मतलब जिसको बोलते हैं ऑटोनोमस आइटम्स, निर्धारण लाभ को ध्यान में रखकर किया जाता है। संबंध भुगतान शेष के संतुलन की स्थिति में नहीं होता, दैट इज ऑप्शन नंबर ए एंड बी। ठीक है ना, ए लाभ के लिए किया जाता है जिसका भुगतान संतुलन से कोई संबंध नहीं होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज राइट क्वेश्चन। ये आपके इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज है, और ये ऐसे एमसीक्यूज है आप क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, इसमें से कोई ना क्वेश्चन पेपर आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, दैट इज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में जो तैयारी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में, क्योंकि बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाला है। आज 1 फरवरी है, आज से ही कई सारे स्टेट में एग्जाम शुरू हो रहा है, आपका एग्जाम जल्दी है, तो शेयर कीजिए, तैयारी कीजिए अच्छे से। थैंक यू एवरीवन, बाय।